तो गाइज आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 3 और आज हम पढ़ेंगे इसमें कूलम्स लॉ। अगर आप लोगों ने हमारे पहले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप कृपया करके देख लें। उसको देखने के लिए अगर आपको लेक्चर 1 देखना है तो टाइप करें यूट्यूब के सर्च बार में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 01 बाई हैरी सर फिजिक्स वाले। और अगर आपको लेक्चर नंबर 2 देखना है तो आप टाइप कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 02 बाई हैरी सर फिजिक्स वाले। अच्छा, अब हम शुरू करते हैं। आज हमें पढ़ना है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ में कूलम्स ने कुछ बातें कही थी, उन्हीं बातों के बारे में आज हमें डिस्कस करना है। तो कूलम ने पहली बात क्या कही थी कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगा, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगा वो उसी चार्ज के उन्हीं दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन, उन्हीं दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलाउंग होगा। यानी कि अगर हम Q2 पर फोर्स की बात करें तो Q2 पर फोर्स या तो ऐसा हो सकता है या तो फिर ऐसा हो सकता है। कोई ऐसा नहीं सर ऐसा होगा, तो ये पॉसिबिलिटी Q2 के लिए, Q2 पर फोर्स कितनी है। अब इन दोनों में से इसको बोलते हैं नंबर 1, इसको बोलते हैं नंबर 2। यही दो डायरेक्शन Q2 पर फोर्स की हो सकती है। अब कम किस टाइम पर कौन सी डायरेक्शन होगी उसके लिए अगर हम बात करेंगे, अगर मानते हैं कि Q1 और Q2 के बीच में रिपल्सन है, तो रिपल्सन है तो Q1 चार्ज Q2 को धकेलेगा अपने से दूर, तो उस टाइम पर ये वाला फोर्स लगेगा। मतलब ये वाला कब लगेगा, जब रिपल्सन होगा। अच्छा, और रिपल्सन कब होता है, हम सबको पता है कि जब दोनों चार्जेस कैसे होते हैं, लाइक चार्जेस। तो लाइक चार्ज के केस में होगा रिपल्सन। अच्छा, अगर अट्रैक्शन है तो कुछ इस टाइप का फोर्स लगेगा, है ना। तो उस टाइम पर ऐसा लगेगा। अगर हमारे पास क्या है, अट्रैक्शन है, तो अट्रैक्शन के केस में कब होगा, हमें पता है कि अट्रैक्शन कब होता है, जब दोनों कैसे होते हैं, अनलाइक होते हैं। तो अट्रैक्शन का केस होगा अनलाइक चार्जेस के केस में, राइट। तो अनलाइक चार्जेस है तो अट्रैक्शन होगा। अच्छा, कूलम्स ने दूसरी बात क्या कही थी कि इनके बीच जो फोर्स है, किसी भी दो चार्ज के बीच जो फोर्स है वो इस बात पर भी डिपेंड करता है कि उनको हमने रखा कहाँ है। अगर एयर में रखा है तो मे बी कुछ और फोर्स हो, अगर वाटर में रखा है तो मे बी कुछ और फोर्स हो, ग्लास में रखा है तो कुछ और एक्सेट्रा। अच्छा, तो दूसरी बात जान लें कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो किस मीडियम में रखा है इस बात पर भी डिपेंड करता है। तीसरी बात क्या कही कि ये जो फोर्स है, दिस फोर्स, अब ये जो फोर्स है, उन्होंने कहा कि जो फोर्स है ये फोर्स डिपेंड करेगा चार्जेस के प्रोडक्ट पर। तो अब ये फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। और देखो चौथी बात क्या कही उन्होंने, चौथी बात कही कि दो चार्ज के बीच में जो फोर्स है वो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस के। अच्छा, अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं किसको किसको, 1 एंड 2 को। तो कंबाइंड 1 एंड 2, 1 और 2 को कंबाइन करने पे हमारे पास इक्वेशन आएगी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। आई थिंक इसमें किसी कोई डाउट नहीं होगा। अब जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पर हमने इस कांस्टेंट को प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा दिया और एक कांस्टेंट आ गया स्मॉल के। ध्यान रखें हम इसको स्मॉल के कह रहे हैं, ठीक। तो हम इस कांस्टेंट को स्मॉल के कह रहे हैं, राइट। अच्छा, अब जैसा मैंने कहा था कि जो अपना चार्ज है, जो फोर्स है, ये फोर्स डिपेंड करता है कई सारी बातों पर। तो जरा उन बातों के बारे में हम सीख लेते हैं कि भाई किस किस बात पर डिपेंड करता है। तो हमने कहा था कि ये फोर्स डिपेंड करता है कि किस मीडियम में रखा है। तो अगर ये दोनों चार्जेस वैक्यूम में रखे हैं, इफ दीज चार्जेस आर केप्ट इन वैक्यूम, अगर ये दोनों चार्जेस वैक्यूम में रखे हैं, केप्ट इन वैक्यूम, अगर वैक्यूम में रखे हैं तो उस कंडीशन में ये जो कांस्टेंट है के, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻9 है। ध्यान रखें यहाँ पर हम इसको स्मॉल के कह रहे हैं, ठीक है, स्मॉल लेटर्स में ये के, ठीक। अच्छा, इसकी यूनिट लिखते हैं तो इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अच्छा, ये वैल्यू कब है, जब हमने चार्जेस को वैक्यूम में रखा है। अच्छा, तो हमने यूनिट की बात तो कर ली कि भाई इसकी यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो अब डायमेंशन की भी बात कर लेते हैं। तो के की डायमेंशन क्या होगी बच्चों, के की डायमेंशन देखते हैं क्या होती है,
तो k की डायमेंशन हम ऐसे कुछ लिखेंगे। अब डायमेंशन हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या क्या इस यूनिट में फोर्स आ रहा है, फोर्स के लिए आ रहा है न्यूटन। हम सब जानते हैं कि न्यूटन की डायमेंशन होती है m/L/t-2। और क्या अपने पास मीटर का स्क्वायर है, तो मीटर का मतलब है लेंथ का स्क्वायर, तो यहाँ पे L कर दो। अच्छा, चार्ज की डायमेंशन हम सब जानते हैं क्या होती है AT, तो ये हो गया AT का स्क्वायर। अब जब हम इन सबको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे अपने को मिलेगा m, एक L यहाँ पर है और यहाँ पर L स्क्वायर है, तो ये L और L स्क्वायर हो जाएगा L3। और यहाँ पर t⁻⁻2 है, नीचे क्या है t स्क्वायर है, तो ऊपर जाके ये भी क्या हो जाएगा t के पावर। और हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने पास एक और टर्म क्या आता है कि t के पावर -2 पहले से ही और t स्क्वायर नीचे भी है, तो t स्क्वायर नीचे के जाके t के पावर -2 होगा और -2 पहले से ही है, तो ये हो जाएगा t के पावर -4। और ये a स्क्वायर है, a स्क्वायर ऊपर जाके a-2 बनेगा। तो ये होती है इस k की डायमेंशन, राइट। अच्छा, अब इसके बाद हम कुछ और बातें कर लेते हैं, जैसे अभी हम इसी को एक्सटेंड करते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, तो हमारे पास फॉर्मूला फाइनली जो अपने पास जो फॉर्मूला निकल के आया है वो है F = स्मॉल k Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। और ये फॉर्मूला कब है, जब हमारे चार्जेस कहाँ पे रखे हैं, वैक्यूम में रखे हैं, तब के लिए हमारा ये फॉर्मूला वैलिड है। अच्छा, अब यहां पर क्या कहा गया कि इस k की वैल्यू होती है 1/4πε0 के बराबर। जहां पर हम कहते हैं कि इस ε0 को हम यहां पर कहते हैं वेयर ε0 इज नोन एज परमिटिविटी, वेयर ε0 इज नोन एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसी फ्री स्पेस को हम लोग बच्चों वैक्यूम भी कहते हैं। तो फ्री स्पेस कहें या वैक्यूम कहें, दोनों का मतलब एक ही होता है। अच्छा, ठीक है। अब हमारे पास फाइनली फॉर्मूला क्या होगा, फाइनली अपने पास फॉर्मूला होगा F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर k की वैल्यू हम रख देते हैं तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया और ये आपको अपने दिमाग में याद रखना है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास एक और चीज आती है क्या, कि हमने वैक्यूम के लिए तो बात कर ली सर जी। अब अगर हमें किसी और मीडियम के लिए बात करना है तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम देख लेते हैं। तो अब हमने वैक्यूम के लिए बात कर ली, तो अपने पास वैक्यूम के लिए फॉर्मूला ये हमने लिखा हुआ इधर। अब अगर किसी और मीडियम की बात करते हैं तो फॉर एनी अदर मीडियम देखो हमारे फॉर्मूले क्या होते हैं बच्चों। तो फॉर एनी अदर मीडियम हमारा फॉर्मूला हो जाता है F = 1/4π, यहाँ पर खाली एप्सिलॉन आ गया, ε0 नहीं आएगा। ε0 को हमने कहा था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और यहाँ पर जो एक कांस्टेंट आया है वो है एप्सिलॉन। तो इस एप्सिलॉन को हम कहेंगे परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम जिसमें रखा हुआ है, परमिटिविटी ऑफ अब एप्सिलॉन को हम कहेंगे परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अच्छा, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है। तो अब इसके बाद हमारे पास एक और टर्म आता है रिलेटिव परमिटिविटी। तो हम बात कर लेते हैं भाई रिलेटिव परमिटिविटी। तो इसको इन्होंने डिफाइन किया, हुआ जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ रिलेटिव परमिटिविटी। तो इस परमिटिविटी को डिफाइन किया गया है वैक्यूम के परमिटिविटी के रिलेशन में। तो इसकी डेफिनेशन देखो, हम क्या लिखते हैं, तो इसकी डेफिनेशन है हमारे पास इट इज द रेशियो ऑफ एप्सिलॉन एंड ε0। एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ε0 क्या है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। इसको सिंबल दिया गया εr यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी। तो हमारा ये हो जाएगा फॉर्मूला। अच्छा, और कई जगह पर, बहुत जगह पे इसके लिए सिंबल कैपिटल के भी आता है। ध्यान रखें, ये वाला के वो वाला के अलग है, क्योंकि इसको हमने सिंबल भी अलग दिया हुआ। इसका सिंबल क्या है, कैपिटल के। आई थिंक आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। अब इसके बाद हमें एक चीज और नोट करनी है, जो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हैशटैग करके, कि रिलेटिव परमिटिविटी का एक और नाम है। तो रिलेटिव परमिटिविटी का एक और नाम है
और वो नाम हम देखते हैं क्या है भाई। रिलेटिव परमिटिविटी का एक और नाम है, और इस नाम को हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये नाम भी आपको याद रखना है। इस नाम तो हम रिलेटिव परमिटिविटी कहें या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहें, मतलब एक ही है, राइट। तो इसके इसके जो दूसरा नाम है उसको हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, राइट। तो ये दो चीजें हमें याद रखनी है। अब अगर हम इसको फाइनली इसको अगर मैं फॉर्मूले में लिखूंगा तो देखो मैं कैसे लिखूंगा फॉर्मूले में। तो फाइनली मैं इसको फॉर्मूले में अब कैसे लिखूंगा। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या था, अपने पास फॉर्मूला था कुछ ऐसा, देखो ध्यान दो। तो हमारे पास फॉर्मूला था कुछ ऐसा, जो भी हमने पढ़ा हुआ है। एफ इज इक्वल टू पढ़ा था हमने के, सॉरी इट्स नॉट के, हमने फाइनली फॉर्मूला पढ़ा था क्या, एफ इज इक्वल टू, दैट वाज एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, इसमें अभी हमने क्या पढ़ा कि एप्सिलॉन आर यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से अगर मैं एप्सिलॉन निकालूं तो यह आएगा कैपिटल के इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैं इस वैल्यू को रख दूं तो क्या हमें कुछ समझ में आएगा, तो हाँ भाई समझ में आएगा। तो अब हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई कैपिटल के एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये होता है हमारा फाइनली एक फॉर्मूला जो हमें याद रखना है। अच्छा, अब इसके बाद हम यहाँ से कुछ और बातें कर लेते हैं, जैसे कि इस k की वैल्यू, अब फाइनली हमारे पास फॉर्मूले में k एक वेरिएबल है, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो हम लोग जानते हैं। तो k की कुछ मीडियम के लिए मैं k की वैल्यूज को लिख देता हूँ। जैसे k की वैल्यू होती है 1 फॉर, k की वैल्यू होती है 1 फॉर वैक्यूम। तो अगर हम बात करें वैक्यूम के लिए k की वैल्यू होती है 1, और k की वैल्यू 1.006 होगी एयर के लिए, राइट। k की वैल्यू होगी 3 से 4 के बीच में, 3 to 4, ये होगी ग्लास के लिए। k की वैल्यू होगी 81 फॉर वाटर के लिए, और k की वैल्यू होगी इन्फिनिटी। k की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी मेटल्स के लिए। अगर मीडियम मेटल है तो k की वैल्यू होगी इन्फिनिटी। तो इतनी वैल्यूज भी आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर एक खास बात नोट करके हम देखते हैं कि k की वैल्यू एयर के लिए कितनी है। तो k की वैल्यू 1 तो थी किसके लिए, वैक्यूम के लिए। k की वैल्यू 1 थी किसके लिए, वैक्यूम के लिए, और k की वैल्यू 1.006 है एयर के लिए। अच्छा भाई, अब अगर हम इसको ध्यान देते तो ये अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर है, ये अप्रॉक्सीमेटली 1 के बराबर है। तो अब हम कहेंगे कि k की वैल्यू 1 होती है वैक्यूम के लिए भी, वैक्यूम यानी कि फ्री स्पेस। तो फ्री स्पेस की बात करें या फिर हम बात कर ले एयर के लिए, तो एयर के लिए भी हम k की वैल्यू रख देंगे 1। और अगर ये k की वैल्यू 1 अगर मैं इस फॉर्मूले में रख दूं तो हमारे पास f इज इक्वल टू आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और अब हम इस फॉर्मूले को वैक्यूम और एयर दोनों के लिए यूज कर लेंगे। तो दिस विल बी फॉर वैक्यूम। अब जब भी मैं खाली वैक्यूम बोलूं तो वैक्यूम का मतलब आप लोग को फ्री स्पेस भी समझना है। तो वैक्यूम और एयर दोनों के लिए हम इस फॉर्मूले को यूज कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कूलम्स लॉ।